हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था प्रशासन का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। जो प्रशासन की जो सक्सेसनेस होती है उस पर कम्युनिकेशन का पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रशासन की सफलता के लिए प्रभावशाली संचार व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर संगठन में विभिन्न विभागों में बटा होता है और विभाग देखो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट, विंग में विंग, डिवीज़न में, ब्रांचेस में, सेक्शंस में आगे बटी होती है। संचार के माध्यम से ही इन सभी में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है। संचार के द्वारा ही संगठन के सदस्य उद्देश्यों, नीतियों और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्यों के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है तथा समस्त संगठन को एक नया जीवन की प्राप्ति होती है। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि संचार की महत्वता के बारे में, संचार के बिना मानवीय सहयोग की दिशा में पहल कदम भी नहीं उठाया जा सकता और संचार के बारे में बात किए बिना संगठनात्मक समस्याओं का उल्लेख करना तो असंभव ही है। कई राइटर्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं, जैसे हैमन कहते हैं, संचार की समस्या किसी भी संगठन के लिए प्रमुख है, क्योंकि बिना प्रभावशाली संचार के उच्च और निम्न, सीनियर और जूनियर्स का संबंध जन्म नहीं ले सकता। और मिलेट ने तो ये बात कह दी कि संचार प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। फिफ्नर कहते हैं संगठन के हृदय का नाम दिया है उन्होंने संचार को, कि संचार के बिना कोई काम नहीं हो सकता। संगठन में बहुत ज़रूरी है संचार। अब संचार का मीनिंग, संचार जो है, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो ज्ञान का प्रसार। सामान्य अर्थ में संचार शब्द जो है वो लिया जाता है एक मानव द्वारा अपनी बात दूसरे मानव को कहना, परंतु लोक प्रशासन में संचार शब्द का अर्थ थोड़ा व्यापक हो जाता है। संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्यून्स से हुई है, जिसका मीनिंग होता है सम्मान। इस प्रकार संचार शब्द का अर्थ समान विचारों का आदान प्रदान है। अतः लोक प्रशासन में संचार के अर्थ विचारों की साझेदारी तथा विचारों के आदान प्रदान है। संचार शब्द की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न डेफिनेशन दी है। साइमन ने कहा है, औपचारिक रूप से संचार को किसी ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दिए गए निर्णयों को संगठन के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाया जा सकता है। मिलेट कहते हैं किसी साझे के प्रयोजन को, साझा समझ को ही संचार कहते हैं। कई विद्वानों ने अपने विचार इसमें व्यक्त किए हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संचार के तत्व, एलिमेंट्स। संचार के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इनिशिएटर, मतलब संचार करता, या इसको पहल करता भी कह सकते हैं। संचार व्यवस्था में सूचनाओं को प्रसारित करने वाला व्यक्ति आवश्यक है। सूचना प्रसारण करने वाले व्यक्ति को संचारकर्ता या पहलकर्ता के नाम से जाना जाता है। प्रशासकीय संगठन में यह कार्य विभागाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोसीजर। इसका जो प्रोसीजर होता है, मतलब प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, संचार करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। निश्चित प्रक्रिया के अभाव में संचार व्यवस्था में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। नियमों द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि कौन किसको आदेश देगा और कौन किसको आदेशों को प्राप्त करेगा, कौन उसका पालन करेगा। तो प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है कि संचार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे होना चाहिए। फॉर्म, थर्ड पॉइंट है इसका रूप। संचार का तीसरा तत्व उसका रूप होता है। रूप से अभिप्राय है संचार किस रूप में किया जाए। संचार लिखित हो, मौखिक हो,
आदेश जो दिए जा रहे हैं वो रिटन में हो, ओरल हो, वो जैसे एक रिपोर्ट हो या कोई निर्देश हो। अगला है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। संचार संगठन में संचार प्राप्तकर्ता कौन है, इसका निश्चय करना आवश्यक होता है। संचार में यह देखना महत्वपूर्ण है कि उसका प्रभाव जनता पर कितना पड़ रहा है। साइमन ने कहा है कि संचार जब प्राप्त करने वाले के डेस्क पर पहुंच जाता है तो उसे संचार नहीं माना जाता, किंतु तभी माना जाता है जब उसके दिमाग तक पहुंच जाए, उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाए। ये नहीं कि एक मैसेज को हमने रिटर्न में दूसरे तक पहुंचा दिया तो वो संचार हो गया। जब तक वो उसको पढ़ ना ले, उसको समझ ना आ जाए, उसके मस्तिष्क तक ना पहुंच जाए, उसको हम मानेंगे कि वो संचार हुआ। तो ये प्राप्तकर्ता के दिमाग तक पहुंचने की बात करी है किसने, साइमन ने। लक्ष्य की दिशा, संचार का एक तत्व इस आधार पर भी निर्धारित किया जाता है कि अपनी लक्ष्य की दिशा में कितना अग्रसर हुआ है। वास्तव में संचार की व्यवस्था को एक ऐसा रूप प्रदान करना चाहिए जो उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित हो। ये नहीं कि आप संचार कर रहे हो पर उस संचार से आपके टारगेट को पूरा होने में कोई उसका रिलेशन ही नहीं है। मतलब संगठन के अंदर अगर प्रशासनिक संगठन में हमने कोई संचार करना है तो वो संचार ही उचित होगा जो अपने उस संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रत्येक संगठन में संचार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। औपचारिक संचार नियमों के अंतर्गत व व्यवस्था में होता है। प्रत्येक संगठन में ऊपर से नीचे निर्देश आदेश भेजने की एक औपचारिक व्यवस्था रहती है। संगठन में कोड ऑफ कंडक्ट या नियमावली में ही उसका उल्लेख रहता है। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन किसको आज्ञा देगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा। औपचारिक संचार व्यवस्था में साधारण तथा लिखित रूप से आदेश जो हैं, सूचनाएं इत्यादि आदान प्रदान किए जाते हैं, परंतु प्रत्येक संगठन में संचार के औपचारिक तरीकों को ही प्राप्त नहीं समझा जाता। औपचारिक तरीकों के साथ साथ अनौपचारिक संचार व्यवस्था का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक संगठन के सदस्य औपचारिक रूप से निर्धारित संबंधों के बाहर भी पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। आपस में जो व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं अनौपचारिक संचार के साधन बन जाते हैं। अनौपचारिक संचार चाहे पर अपने कुलीग के साथ हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे उद्देश्य को पूरा करती है संगठन के, तो वो भी एक संचार है, पर वो एक अनौपचारिक संचार है। अगला है आंतरिक संचार, इंटरनल कम्युनिकेशन। इसमें बच्चों जन संगठन के जैसे कोई भी संगठन है उसमें जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरनल कहते हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनका आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो आदेश के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो निर्देश के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो आज्ञा के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो नीचे वाला रिपोर्टिंग कर रहा है ऊपर, तो वो सारा आंतरिक इंटरनल कम्युनिकेशन है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल। बाहरी संचार मतलब एक संगठन के बाहर के क्षेत्र के साथ जो संबंध है, एक संगठन के किसी दूसरे संगठन से या जनता के साथ उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाहरी संचार उसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्व्यक्तित्व संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, ये संगठन के कर्मचारियों में आपस में होता है, ठीक है, आपस में जो इक्वल कर्मचारियों में होता है वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ऊपर का संचार अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब ऊपर का संचार उसे कहा जाता है जब कर्मचारी अपनी बात सूचना ऊपर के अधिकारियों तक, जब नीचे वाली कर्मचारी अपने बात को, अपने रिपोर्ट को, अपने उत्तरदायित्व, अपने प्रतिवेदन को, अपनी जो
रिकॉर्ड उन्होंने ऊपर पहुंचाना है, वो जब नीचे वाले कर्मचारी अपने सीनियर्स को, जूनियर्स द्वारा सीनियर्स को जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो ऊपर का संचार है। और जब अगला पॉइंट है नीचे का संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब उच्च अधिकारी नीचे निर्देश देता है, आदेश देता है, आज्ञा देता है, वो सारा क्या है, नीचे का संचार है। ठीक है, एक है ऊपर का संचार जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और एक नीचे का संचार जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगला है आर पार, अक्रॉस या हॉरिजेंटल भी बोलते हैं इसको। इसका है जब एक ही संगठन में अथवा अलग अलग संगठनों में एक ही स्तर पर कर्मचारियों के बीच संचार होता है तो उसे आर पार का संचार कहते हैं। एक ही लेवल के एम्प्लॉइज जब आपस में लिखित या मौखिक अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अगला है लिखित तथा मौखिक संचार। जब संचार रिटन में होता है तो उसको लिखित कहते हैं, जब मौखिक होता है, और कई बार लिखित मौखिक दोनों ही संचार भी होते हैं। ठीक है, आगे है अब देखो लिखित और मौखिक दोनों संचार में, अब जैसे मैं आपको अब ये लेक्चर ऑनलाइन दे रही हूँ, इसमें मैंने स्क्रीन में आपको ये पॉइंट्स लिखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इनको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये संचार होता है। और संचार के आगे माध्यम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे फर्स्ट पॉइंट है विजुअल, सुनना। संचार के श्रव्य माध्यम में जो व्यक्ति को सुनकर कोई विचार, सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं वो श्रव्य संचार साधन होते हैं, जैसे सम्मेलन, समितियाँ, टेलीफोन, रेडियो प्रसार एक्सेट्रा। अगला है ऑडियल, दृश्य। इसमें हम लिखित संचार के समस्त साधन जैसे परिपत्र, पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, हस्त पुस्तकें आदि इसमें आती हैं। एक होता है दृश्य और श्रव्य दोनों, ऑडियल एंड विजुअल। इस माध्यम से ऐसे साधन सम्मिलित हैं जो सुने भी जाते हैं और देखे भी जाते हैं, जिसमें कोई चलचित्र, टेलीविज़न, स्लाइड्स इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में सम्मेलन संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में सम्मेलन प्रणाली का आजकल अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे संचार के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, साधन। इसके बाद बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन और ये संचार का महत्व और संचार के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ। अब बच्चों जो संचार के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हैं मोस्टली ये इम्पोर्टेंट रहती हैं। कई बार हम देखते हैं, गेस करते हैं, तो ये वाला टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है कि इसमें मार्क में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करूँगी, ये दोनों टॉपिक, इम्पोर्टेंस और इसकी कठिनाइयाँ।